हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित PMFME योजना के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के पार्ट 1 में आपने योजना की गाइडलाइंस के बारे में जाना और इस वीडियो में मिस्टर गगन अरोरा, मार्केटिंग मैनेजर PMFME देहरादून, आपको योजना के हर एस्पेक्ट की विस्तृत जानकारी देंगे और साथ ही ऑडियंस की शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा। सभी अधिकारीगण एवं जिले से आए सभी प्रतिभागियों का इस वर्कशॉप में मैं स्वागत करता हूं। ये वर्कशॉप बेसिकली PMFME स्कीम जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लॉन्च की गई थी, परंतु इस स्कीम के अंदर जो स्पीड अभी तक आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से इस स्कीम के अंदर काफी कुछ जो काम होना था वो नहीं हो पाया। तो इस स्कीम को जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था तो इसके अंदर जो उद्देश्य रखा गया था वो 10,000 करोड़ के सब्सिडी अमाउंट का प्रयोजन रखा गया था, जिसमें कि 2 लाख यूनिट पूरे भारतवर्ष में बनाने का एक सपना था कि 2 लाख उद्यमी जो कि आज अपने बिजनेस को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रतिभाग करें। स्कीम के मुख्य जो विचारधारा थी वो थी 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर काम किया गया है। पहला है एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जो कि ढांचागत व्यवस्था जिसकी जरूरत होती है किसी उद्यमी को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए, उसके सपोर्ट में। सेकंड इसके अंदर जो घटक है वो है वर्किंग कैपिटल। कोई भी उद्योग चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल रीढ़ की हड्डी होता है। ढांचा आपको एक जगह प्रोवाइड करता है या स्थान प्रोवाइड करता है, अगर वर्किंग कैपिटल किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है तो वो बिजनेस में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी स्कीम के अंदर बराबर मॉनिटर किया गया, देखा गया है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी एंटरप्राइज के लिए कितनी जरूरत है। तीसरा जो मेन घटक है, आपके पास सेटअप है, वर्किंग कैपिटल है, पर आज के जमाने में आपको बाजार के अंदर खड़े होने के लिए कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पूरा एक प्रोग्राम है इसके अंदर कि आपकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए कि आप बाजार में उस चीज को लेकर जा सकें। और चौथा जो मेन कंपोनेंट है वो है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट, कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम, आज तक ये स्कीम किसी भी एंड में नहीं दी गई है, जो कि पहली बार मार्केटिंग में 50% सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करने के लिए। तो हम एक एक स्कीम के जो घटक है उनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे ताकि आपको हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जानकारी हो। पहले भी ये स्कीम क्योंकि पिछले 2.5 साल से चल रही है तो काफी कुछ चीजें जिला स्तर से या ब्लॉक स्तर से आपको बताई गई हैं, पर क्योंकि पिछले मई महीने में केंद्र सरकार द्वारा इसमें काफी कुछ बदलाव करके स्कीम को बहुत सरल कर दिया गया है। तो सरल रूप जो आज स्कीम का है ना, उसके जो चेंजेस हुए हैं, मेजरली उन चेंजेस को आपको बताऊंगा। और इस वर्कशॉप का मेजर काम ये नहीं है कि मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, मेजर ये है कि कुछ जो प्रॉब्लम आज तक लोगों ने फेस की है, बैंक के साथ कुछ प्रॉब्लम आई है, स्टाफ के साथ प्रॉब्लम आई है, डिपार्टमेंट से आप सही से समन्वय नहीं बना पाए हैं, ये कुछ भी चीजें अगर आज तक इस चीज में आप प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना भी हमारा एक मेन उद्देश्य है इस वर्कशॉप में। तो जितनी भी प्रॉब्लम आप बताते जाएंगे उसका जो हम सोल्यूशन लाएंगे उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। परियोजना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो आपको मेजर सपोर्ट जिसकी हम बात करें 35% कैपिटल सब्सिडी की जो बात है, वो सब्सिडी किस किस तरह से आपको मिल सकती है या आप किस किस तरीके से उस सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कीम के बारे में बताने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पूरी स्कीम पेपरलेस है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो पेपरलेस हो। पेपरलेस का मतलब यह है कि इस पूरी स्कीम में आपको एक भी कागज, हैंड रिटन एक भी कागज तो किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी बैंक को सबमिट नहीं करना है। पूरी स्कीम ऑनलाइन है। और सेकंड, इस स्कीम में आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए या किसी भी तरह का कोई काम करने के लिए 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, चाहे वो सीए की फीस हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, वो सारे सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और सारी प्रोसीजर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है उनको गवर्नमेंट एडॉक बेसिस पे हायर करती है और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आपको हर पॉइंट पे हेल्प करेगा, चाहे वो रिपोर्ट बनाने से लेके सारे आपके फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट्स हैं, या आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन चाहिए या कोई भी अन्य रजिस्ट्रेशन जो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो एक्वायर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आपको पूरी तरह से मदद करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की जिम्मेदारी आपकी रिपोर्ट सबमिट करना,
सबमिट करने के बाद उसका डीएलसी से उसको अप्रूव कराना, उसके बाद आपके सारे नेसेसरी सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए वो सारे एक्वायर कराना, ये सब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की जिम्मेदारी का है। उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। इस बात के बाद मैं चालू करता हूँ। पूरा स्कीम ऑनलाइन है, इसका लिंक मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा कि आपको सिर्फ ऑनलाइन लिंक पे जाना है और अपना एप्लीकेशन पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपना कॉलम भर देंगे, फर्स्ट एप्लीकेंट डिटेल, आपकी अपनी पर्सनल जानकारी, उसमें कोई भी टेक्निकल जानकारी नहीं है, आपका नाम, आपका पता, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, माता पिता का नाम और आपका जिला कौन सा है। जैसे ही आप ये भर के सबमिट करेंगे, हमारा जो रिसोर्स पर्सन है, आप अभी तक समस्या रहती है कि सरकार की तरफ से आपको अप्रोच नहीं मिलती है कि हमने कोई चीज अपनी की, सरकार की तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ पे आप जैसे ही एप्लीकेशन करेंगे विद इन अ वीक, और मैं विद इन अ वीक तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, विद इन अ डे, आज अगर आपने अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करके अपनी पर्सनल डिटेल भर दी है, 24 आवर्स के अंदर हमारा डीआरपी आपको कांटेक्ट करेगा। क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल भरने के बाद आप सेव करते हैं, आपकी डिटेल्स हमारे डीआरपी पास तुरंत पहुंच जाती है। और डीआरपी के साथ साथ जो डिटेल डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स जो कि मुख्य उद्यान अधिकारी हैं नैनीताल, उनके पास भी एक मेल जाता है। सिमिलरली एक मेल एसपीएम जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जिसका मैं पार्ट हूँ, वहां पे एक मेल जाता है, सेंट्रल लेवल पे एक मेल जाता है। अगर कहीं से भी फॉलोअप की कमी है तो उसके अपर जो फॉलोइंग लेवल है वो नीचे वाले लेवल को फॉलोअप करेगा कि आपने चीज को फॉलोअप नहीं किया है। एक छोटा सा उदाहरण उसका मैं दूंगा कि लास्ट ईयर, क्योंकि स्कीम अगस्त 2021 से बहुत ही फॉर्मलाइज रूप में चालू हुई है, क्योंकि एसपीएमयू का गठन अगस्त 2021 में हुआ था। तो इस जो योजना है वो करीब 1 साल से ये बहुत स्थायी रूप से चल रही है। तो अभी तक हमारे यहाँ से जो टोटल कॉल सेंटर्स पे कॉल किए गए हैं वो 97 कॉल्स किए हैं मात्र। ये तक की डिटेल्स जो सेंट्रल लेवल का एनपीएमयू है वो हमारे साथ शेयर करता है कि आज तक कॉल सेंटर पे सिर्फ 97 कॉल्स पूरे स्टेट से गए हैं पूरे 1 साल में। ये शो करता है कि हमारा जो इस स्कीम के प्रति अवेयरनेस है, ये स्कीम के प्रति हमारा जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो बहुत कम है। तो इस इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए हमने छोटे छोटे वर्कशॉप का आयोजन किया है। जैसा सर ने बोला भी है कि ये ऐसी वर्कशॉप ब्लॉक स्तर पर भी करने की जरूरत है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान यही था कि इस तरह की वर्कशॉप ब्लॉक स्तर पर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम के बारे में जानें, स्कीम क्या है। सेकेंड स्कीम का एक ये है कि दिस इज नॉट ए ग्रांट स्कीम, ये कोई ग्रांट नहीं है। इसमें जो भी आवेदन आएगा, कोई भी आवेदन करेगा, आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है। कोई भी आपको सिर्फ बताएगा कि स्कीम क्या है, पर कोई कंपोनेंट आपको नहीं बताएगा कि आप ये काम करो या आप वो काम करो। काम क्या करना है इसकी जानकारी आप अपनी तरफ से कहते हैं कि इंटरेस्ट से आप किसी से पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पर यहाँ कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये काम कर लीजिए इसलिए स्कीम ले लीजिए। ये स्कीम है, कोई योजना नहीं, लेकिन स्कीम है। बेसिकली आपको अपनी तरफ से एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन में हम जो आपकी मदद कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मदद हमारी तरफ से जो हो सकती है, बैंक की तरफ से जो मदद हो सकती है वो आपको मिलेगी। बट आपका आइडिया अपना होना चाहिए। अब आपकी तरफ से अगर आइडिया आएगा तो उसको हम ज्यादा अच्छे से कंसेप्चुलाइज कर पाएंगे और उसको अच्छा फल आपको मिल पाएगा। क्योंकि स्कीम में जैसा सर एलडीएम सर ने बताया, ये स्कीम में लोन कंपोनेंट है और लोन का सबसे बड़ी बात है कि लोन आपको रिटर्न करना होता है। ये स्कीम में वो नहीं कि पैसा आपको मिला, आपने काम किया, कुछ आप शो कर पाए, कुछ नहीं कर पाए और ये चीज चल गई। इसमें आपको पैसा बैंक को रिटर्न करना है, तभी आपका लोन सक्सेसफुल माना जाएगा। और मिनिमम 3 साल का लोन लेना इसमें कंपलसरी है। 3 साल से कम का लोन आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें 3 मेन उसके वो हैं। इसमें 3 तरीके से आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरे गवर्नमेंट का फोकस सबसे ज्यादा है, वो है इंडिविजुअल इकाइयाँ। व्यक्तिगत इकाइयाँ जो है, व्यक्तिगत इकाइयों के लिए आप लोन पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहले नैनीताल जिले में ओडीओपी था, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था कि आप एक ही प्रोडक्ट कमानी पे आप काम कर सकते थे, बाकी किसी आड़ू पे आप काम कर सकते थे, बाकी किसी प्रोडक्ट के लिए आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते थे। बट 18 मई 2022 से ये कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बात नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो बेकरी लगा सकते हैं, आप चाहे तो मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर लगा सकते हैं, जिसमें कि मिल्क को आप पैकेट करके बेचेंगे। खुला मिल्क नहीं बेच सकते। चाहे आप फिर पनीर बना रहे हैं, चाहे आप दही बना रहे हैं, कुछ भी चीज बना रहे हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग जो यहाँ का सब जैसा जिक्र हो रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन है,
तो फ्रूट प्रोसेसिंग में आप बहुत सारे इंटरफेस जैसे जैम, मामलेट, चटनी, स्क्वैशेस, जूसेस, आरटीएस, ये सब बनाने के लिए आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अन्य यूनिट जो आपके दिमाग में आती है सिवाय प्राइमरी प्रोसेसिंग के, व्यक्तिगत इकाइयों में एक चीज ध्यान रखनी कि हमने आप अगर कहते हैं कि हमें आड़ू इकट्ठा करेंगे, उसकी सॉर्टिंग रीडिंग करेंगे और उसको डब्बे में बंद करके फिर बेचेंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये हमारी स्कीम का पार्ट नहीं होगा। इंडिविजुअल इकाइयों में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारी स्कीम के लिए वैलिड नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरी स्कीम्स अवेलेबल है, डिपार्टमेंट के पास MIDH है, अदर स्कीम्स है जिसमें आपको इससे ज्यादा अनुदान मिलता है और वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल होती है। ये स्कीम में सबसे बड़ी बात है कि एक तो जो पहले से ही बड़े यूनिट्स हैं जिनके पास 10 से ज्यादा स्किल्ड मैन पावर है परमानेंट, वो लोग भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो पहले से माइक्रो एंटरप्राइज की कैटेगरी में नहीं आते। तो व्यक्तिगत इकाइयों में सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो यूनिट है, जैसे आपने कहा कि दाल इकट्ठी करेंगे, दाल को सफाई करके पैक करके बेचेंगे, तो वो यूनिट हमारी स्कीम का पार्ट नहीं होगी। पर इसी जगह आप देखेंगे कि हम गेहूं इकट्ठा करके आटा बना के पैकिंग करके बेचेंगे तो वो आप हमारी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है। इसी तरह से फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है इंडिविजुअल लोन। इंडिविजुअल लोन्स में 3 कैटेगरीज हैं। एक तो नए एप्लीकेंट जो कि नए उद्योग या उद्यम चालू करना चाह रहे हैं और वो अपने एप्लीकेशन हमारे साथ हमारी स्कीम में कर रहे हैं। सेकंड एप्लीकेंट वो हैं जो कि पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें 2 कैटेगरी हैं, इसमें वो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और वो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। सेकंड, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि 1 करोड़ से ऊपर है 1 करोड़ से कम है, स्कीम में कोई अलग योजना है, स्कीम में कुछ और फायदे नुकसान है। स्कीम का पूरा जो लक्ष्य है 35% कैपिटल सब्सिडी, वो अक्रॉस कास्ट, क्रीड सबके लिए सेम है। पुरुष, महिला, जनजाति, कोई भी अगर वर्ग का लोग हैं उसके लिए स्कीम में कोई अलग से स्कीम नहीं है, सबके लिए स्कीम सेम है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, चाहे प्लेन्स में रह रहे हैं, चाहे आप अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जंगल से बिलोंग करते हैं, स्कीम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। स्कीम सबके लिए एक बराबर है, यूनिफॉर्म स्कीम फॉर ऑल, कोई चेंजेस किसी भी स्कीम के लिए नहीं है। 35% कैपिटल सब्सिडी। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कैपिटल सब्सिडी क्या होती है? आप में से कोई बता सकता है कैपिटल सब्सिडी क्या है? ये बता, सब्सिडी बोलते हैं तो कैपिटल सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी का मतलब है कि जो आप पैसा मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रीफैब इंजीनियर बिल्डिंग जो होती हैं, जिसको हम टीन शेड बोलते हैं, तो सिर्फ टीन शेड और इक्विपमेंट जो आप खरीद रहे हैं, सिर्फ वही चीज आपके सब्सिडी कंपोनेंट में काउंट होगा। जैसे आपने 25 लाख इक्विपमेंट और मशीनरी लिया है, तो 25 लाख और आपने 10 लाख का सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन किया है, तो सिर्फ 25 लाख का जो कंपोनेंट होगा वही सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा। बचा हुआ 10 लाख कंपोनेंट आपका सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। प्रीफैब बिल्डिंग्स को ही कैपिटल सब्सिडी कंसीडर करते हैं। सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, टाइलिंग, इसको हम सब्सिडी कंपोनेंट कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंडली, अभी कैपिटल सब्सिडी का मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि कैपिटल सब्सिडी का मतलब है कि जो कंपोनेंट जो कि इमूवेबल पार्ट्स हैं, जो स्थायी कंस्ट्रक्शन है, वो उसका पार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकंड बात है कि कैपिटल सब्सिडी के अंदर लोन मैकेनिज्म है। आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। हमारा जब एप्लीकेशन पोर्टल है, ये जो स्क्रीन पे आपको जो पोर्टल दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जो है स्क्रीन में बड़ा सा पोर्टल, ये है पीएमएफएमई का लॉगिन पोर्टल। इसमें आप देखेंगे लॉगिन को हाईलाइट कर रखा है हमने। इस पेज पे आपको लॉगिन में जाके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड टॉप में जो आपको दिख रहा है वो पेज खुलेगा। दिख रहा है सबको? राइट हैंड टॉप पे आप देखेंगे तो उसमें राइट में ग्रीन कलर का जो पोर्शन है उसमें साइन अप लिखा हुआ है। वहां आप जैसे आप फेसबुक पे या जीमेल पे अपना आईडी बनाते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स के साथ आपको साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे एक 10 डिजिट अकाउंट नंबर क्रिएट होगा। एक मोबाइल और एक ईमेल के साथ आप सिर्फ एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर लीजिए, बट नए उसी फोन नंबर या ईमेल आईडी से दोबारा लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आपको वो
टॉप राइट वाला कॉलम खुलेगा, वहां पे आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको यूजर आईडी मिलेगा, आपके जो मोबाइल नंबर डाला है उसको मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे वो आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए इस वेबसाइट पे ले जाएगा। तो आपको अपना पासवर्ड जैसे आप जनरेट करते हैं वैसे ही आपको जो कंडीशन होगी कि आपका पासवर्ड इसके लेंथ का होना चाहिए, उसमें अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए, वैसा पासवर्ड आप जनरेट करेंगे। फिर आपको उसी लॉगिन पोर्टल पे नीचे जो दिख रहा है उस लॉगिन पोर्टल पे आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऑनलाइन शीट खुलेगी, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स नजर आएंगे आपको। उसमें फाइनेंशियल डिटेल होगी, बैंकिंग डिटेल होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पेपर होगा। तो उसमें फर्स्ट कॉलम होगा पर्सनल डिटेल्स। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स आप ऑनलाइन में भर के और सबमिट करेंगे वो फॉर्म हमारे तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो फॉर्म पहुंचा फिर आपको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोर्स पर्सन है मिस्टर प्रवीण पांडे यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो आपको रेगुलरली हेल्प करेंगे पूरा डीपीआर बनाने में, फाइनेंशियल डिटेल्स में। अभी जो एक बात आ रही थी जो सर ने आपने बताया कि डीपीआर हमारे से कैश फ्लो नहीं बन पाता सही होते, कि हम कैश फ्लो में दिक्कत आती है हमको कि हम बैंक में जा रहे हैं प्रोजेक्ट लेके और हमारा कैश फ्लो सही नहीं है, कि हम प्रोजेक्ट को 10 लाख का लगा रहे हैं और इनकम हमारी 20,000 नहीं होती। तो एक बहुत अच्छा कंपोनेंट इस स्कीम के अंदर ये है कि आप कभी भी इस तरह का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, जो टेक्निकल है वो समझते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब आपका फायदा जो है अगर वो 8% से कम आ रहा है, एनपीआर प्रॉफिट रेशियो अगर आपका 8% से कम है, ये आपका डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो अगर आपका नेगेटिव है तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे, जब तक आपके सेल्स और इनपुट और सेल्स को मैनेज नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा किसी भी हालत में। जब आपका कैश फ्लो सही आ जाएगा, आप अपने लोन को रिकवरी करने का मैकेनिज्म डाल देंगे, तभी आप इस फॉर्म को आगे सबमिट कर पाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक नॉन वायबल प्रोजेक्ट उसको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फॉर्म ऑटोमेटिकली वायबल है, फाइनेंशियली वायबल है। फिर भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैंक इस बेसिस पर रिजेक्ट कर दे रहा है कि प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। तो हमको ये शंका हुई कि ये लिखने का कारण क्या है। जब हम कह रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट नेट प्रॉफिट रेशियो 8% से ज्यादा है, फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट है, डीएससीआर पॉजिटिव है, उसके बावजूद बैंक ये क्यों कह रहा है कि प्रोजेक्ट नॉट वायबल। थोड़ा सा हमने उससे खोज करी तो पता चला कि जब हमारा एप्लीकेंट बैंक में जाके जब उनसे एक बार पर्सनली जब मुलाकात होती है, जिसको पीआई बोलते हैं, उस मुलाकात जब होती है, बैंक मैनेजर उनसे 4 क्वेश्चन पूछता है, तो अपने ही प्रोजेक्ट जो उन्होंने बना के सबमिट किया है उसके बारे में उनको उसकी जानकारी नहीं होती। तो साफ पता चल जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसके लिए उसकी सीरियसनेस नहीं है। अदरवाइज 6 दिन, इतना फास्ट स्कीम अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आई है कि 6 दिन एप्लीकेंट अप्लाई 6 दिन पहले किया है, 6 दिन में उसका लोन सैंक्शन और लोन अमाउंट भी छोटा नहीं, 47 लाख। अगर आपकी तरफ से पूरा डेडिकेशन है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे काम करना ही करना है, और आप डीआरपी को या डिपार्टमेंट के पीछे लगे हुए हैं, तो आपको 7 दिन 8 दिन नहीं लगेगा पूरा बैंक से अप्रूवल होने का। 7 से 8 दिन में लोन अप्रूवल हो रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट लोन हुआ था पीएम वो 29 डेज में फाइल गवर्नमेंट से निकल के बैंक से अप्रूवल होकर सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट हो गया 29 डेज। नवंबर में एप्लीकेशन हुआ था, फरवरी में सेटअप चालू भी हो गया। फर्स्ट पीएमएफएमई लोन जो उत्तराखंड में हुआ था वो 29 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन जनरेट होने से लेके पैसा डिसबर्समेंट तक। तो ये आपको एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको सबसे कम अपने लोन के प्रति टेंशन लेना है। आपको टेंशन लेना है सारा अपने काम के प्रति कि मुझे जो काम करना है, बहुत डेडिकेटेड हो आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, तभी आप इस स्कीम के लिए इंटरेस्ट दिखाएं अपना। क्योंकि हाफ इंटरेस्ट के साथ आपकी स्कीम में उतरेंगे तो आप नुकसान भुगतेंगे, आपको आगे और फिर आप डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आपको पूरी चीज नहीं बताएगी। जब तक आप किसी चीज के प्रति फुली डेडिकेटेड कि मुझे ये काम करना है और इस काम को करने के लिए मुझे किसी से अगर सहायता मिलती है तो वो सहायता के रूप में सरकार की ये स्कीम आपका मदद करेगी। ये नहीं है कि ये स्कीम आपको पूरा सिखाएगी और वो करेगी, आपका इंटरेस्ट जो होगा। इवन अगर आप कोई चीज रोबस्ट बनना चाहते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में वेग आइडिया है कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं बहुत डेडिकेटली करना चाहता हूँ, मेरे को पर नॉलेज नहीं है इसके बारे में, आप अपना नाम हमारे डीआरपी को दे दीजिए, हम आपके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। निफ्टेम जो है वो इंडिया का फूड टेक्नोलॉजी में बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, और इस पूरे स्कीम के अंदर जो ट्रेनिंग होती है निफ्टेम हरियाणा से ही सबकी ट्रेनिंग हो रही है। तो निफ्टेम से आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, बहुत डेडिकेटेड ट्रेनिंग होगी। सेकंड है कि ट्रेनिंग के बैच होते हैं,
अगर मान लीजिए आपको ऐसी चीज बना रहे हैं जो उत्तराखंड में और कोई नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे स्टेट में अगर कोई ऐसा चीज कर रहा है तो उसके लिए आपको मर्ज करा के ट्रेनिंग करा देंगे, क्योंकि जी नहीं, कोई भी चीज इस पूरी स्कीम में पेड नहीं है, सारी ट्रेनिंग फ्री है। मैक्सिमम अगर जो खर्चा आपका हो सकता है कि मान लीजिए अगर बाहर ट्रेनिंग हो रही है तो आपका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, पर लोकल ट्रेनिंग से हो रही है तो आपको अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर तक जाने का खर्चा आपको करना पड़ेगा। बस 8 दिन की ट्रेनिंग है तो 8 दिन आपको अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर तक जाना है और वापस आना है, और ट्रेनिंग आपके सिटी में ही होगी, आपके जिले में ही वो ट्रेनिंग कराई जाएगी। 15 का बैच मिनिमम हमको चाहिए उस ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग में हमारे 2 प्रकार है, मैं आगे बताऊंगा उस ट्रेनिंग को। तो अभी जब इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं तो लोन्स में मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप अपने तरफ से प्रोजेक्ट लाइए। फूड प्रोसेसिंग के आपको कोल्हू से तेल निकाल के बॉटल करके बेचना है, आप अपना प्रोजेक्ट लेके आइए। कोई सा भी प्रोजेक्ट आप माइक्रो लेवल पे करना चाहते हैं आप प्रोजेक्ट लेके आइए। बाकी सारी है हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। टेक्निकली पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा हमसे, फाइनेंशियली आपको स्कीम सपोर्ट कर रही है, मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग में आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो तीनों तरह के पैकेज आपको इसमें दिए जा रहे हैं ताकि आपको हर तरह से, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब चीज में आपको सिर्फ सिखाया जा सकता है, काम करके नहीं किया जाएगा। काम करना उन्हीं को है जो इस काम को करेंगे। लोन स्कीम है, आपको काम करना है और उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। आलू सड़ जाता है तो आप आलू का क्या कर सकते हैं, सड़े हुए आलू का, ये सड़ा हुआ एप्पल है या सड़ा हुआ पीच है या एप्रिकॉट है, वाइट एप्रिकॉट, इसका क्या करेंगे? अभी तक क्या कर रहे हैं? देखिए जैम चटनी सड़े हुए से नहीं बन पाएगा, सी ग्रेड से आप बना सकते हैं पर सड़े हुए से नहीं बना सकते। हाँ, पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम शायद गैर दृष्टि से देखते हैं अभी तक, पर उद्योग के लिए बहुत अच्छा साधन है। और उत्तराखंड में एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसके लिए बहुत कुछ लीगल परमिशन भी दे रखी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। फ्रूट वाइन्स, फ्रूट वाइन्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम गलत उससे ना देखें। उद्योग के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से वो सेहत के लिए पूरी चीज भी नहीं है। और सेकंड ये है कि उससे बहुत जल्दी रेवेन्यू जनरेशन आपको मिलता है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम इसके लिए अवेलेबल है। इवन पीएमएफएम में एक चीज हो सकती है उसके अंदर, पर उसके अंदर और भी स्कीम्स है जिसकी वजह से आप ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एप्पल साइडर है, अलग तरह के विनेगर्स आप बना सकते हैं जो सड़ा हुआ फ्रूट है उसके लिए मैं बात करता हूँ। आपको बताता हूँ जैसे व्हाइट एप्रिकॉट आपके यहाँ है, व्हाइट एप्रिकॉट के अंदर आपको पूरा फ्रूटी काम की चीज है। आपको फ्रूट पल्प से आप जैम जेली कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो उसका कर्नल है, हार्ड कर्नल, उसको स्क्रब्स में यूज किया जा सकता है। उसका जो आपका गिरी बचेगी जिसको चिली बोलते हैं यहाँ पे, उसका ऑयल आप सभी जानते हैं कि क्या वैल्यू, हाई वैल्यू ऑयल है अपने आप में। और उसका अगर आप लोकल रेट देखेंगे आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कि क्या रेट होता है व्हाइट एप्रिकॉट का जब वो अपने पीक पे होता है। कोई बता सकता है क्या रेट है व्हाइट एप्रिकॉट का? आप सब बहुत से काश्तकार भी होंगे, अपना बेचते होंगे बाजार में। मैक्सिमम वो 15 रुपए 20 रुपए मैक्सिमम गया, 15 से 20 रुपए किलो। और आप सोचिए उसका पल्प भी काम का है, उसका कर्नल भी काम का है, उसका अंदर का गुठली भी नट भी काम का है। तो इतनी मल्टीपल इंपॉर्टेंट चीजें पर हम लोग इसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रॉ बेचने में विश्वास करते हैं। जी जी नहीं, सिर्फ फ्रूट वाइन्स के लिए कैटेगरी है, ओनली फॉर द फ्रूट वाइन्स। एरेटेड ड्रिंक्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर द फ्रूट वाइन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाइन्स और विस्की, इसके कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। हम मेजरली देखते हैं कि फ्रूट इंग्लिश वाइन शॉप लिखा होता है, ठीक है, पर आप अगर वहां कंफर्म करेंगे तो शायद तो वाइन नहीं होती उनके पास। वाइन और विस्की अलग होती है, विस्की डिस्टिल्ड स्पिरिट होता है, वाइन रॉ जूसेस फर्मेंटेड जूसेस होते हैं, सिर्फ फिल्टर्ड। आप उसको भाप से डिस्टिलेशन होता है वो नहीं करते हैं, डिस्टिलेशन नॉट अलाउड है। पर फ्रूट वाइन बनाना अभी भी आप उत्तराखंड जो रिलीज स्टेट्स हैं सारे, आप फ्रूट वाइन अपनी आप बना के कंज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ कंज्यूम कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। अपना खुद का प्रोडक्शन करके आप कंज्यूम कर सकते हैं बट सेल्स नहीं कर सकते, कमर्शियल सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं बनी, बिल्कुल दुर्भाग्य का विषय है।
का डेमो के लिए हमारे मान लो भीमताल में, नैनीताल आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि नैनीताल एक बहुत अच्छी टोपोग्राफी है इस काम को करने के लिए, जहाँ पर रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा है और लोगों के पास काफ़ी सारा बर्बाद भी हो रहा है। अगर 5 रुपये किलो हम उनसे खरीदें तो रॉ मटेरियल भी हमको सस्ती क्वालिटी में मिल सकता है और हम उसको एक अच्छी क्वालिटी की उत्तराखंड की फ्रूट वाइन बना करके एज ए कहना चाहिए गिफ्ट के रूप में हम यहाँ पर टूरिज्म बहुत अच्छा है, टूरिज्म को दें। सर मैं इसमें आपको थोड़ा सा रोकूंगा। डेमो अगर नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें एक डेमो करके हमारी सरकार, हमारे विभाग, उद्यान विभाग को एक ऐसा कुछ सरकार बजट, देखिए सरकार कभी भी सेल्स के काम में नहीं आ सकती, कॉर्पोरेशन आ सकते हैं। सर सरकार नहीं आएगी, ये आप भी जानना, हम भी पढ़ाई बहुत है, रोजगार की बात होती है, हम उन युवाओं को या उन महिलाओं बहनों भाई बहनों को छोड़ करके जो हम SHG की बात हो रही या FPO की बात हो रही, तो उन लोगों को कहीं काम दे करके इसको एक डेमो के रूप में बना सकते हैं क्या? ठीक है, डिफरेंट सेटअप होते हैं। वाइनरी में अगर आप माइक्रो सेटअप में जाएंगे, फर्मेंटेशन करना है, फिल्ट्रेशन करना है और कुछ भी नहीं है। आपको जूस चढ़ाना है और फिल्टर करना है, उसका टाइम पीरियड है कि उसकी टेस्टिंग करानी है, लोकल लैब बनानी है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट आता है। इसके लिए आपको अगर आप एक्सपोजर टूर चाहते हैं तो सबको रिक्वेस्ट दे सकते हैं, वाइन के एक्सपोजर टूर हो सकते हैं। नहीं तो इसलिए आप महाराष्ट्र में मथुरा वाइन से मेजरली लोग जानते हो, मथुरा वाइन एक्चुअली हमने अप्रोच किया था। अब आप हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर यहाँ से बात की थी गोला नाशपाती हमारे पास सरप्लस है, गोला नाशपाती सरप्लस है, तो एक ट्रायल बैच हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रायल बैच बन जाए जो एक्सपर्ट्स के हाथ से बन जाए, ताकि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए कि हाँ गोला नाशपाती से इस तरह की वाइन बन सकती है। फिर हम प्रोड्यूसर्स को बुला के कुछ वाइन टेस्टिंग्स करा के इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसका PMFME से मेरा सिर्फ ये था कि वाइन इंडस्ट्री को भी आप एक इंडस्ट्री के रूप में देख सकते हैं, उसको हेय दृष्टि से न देखें, क्योंकि वाइन के सेल्स सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं होगी, वाइन की सेल पूरे इंडिया में पॉसिबल हो सकती है और उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और उसको आप PMFME के साथ मर्ज कर सकते हैं। जो छोटा उद्योग लगाना चाह रहे हैं 35% सब्सिडी, 50-60 लाख तक की अगर यूनिट आप लगा रहे हैं तो आप उस यूनिट को 10 लाख की सब्सिडी लेके और आगे एक्सपोजर ले सकते हैं अपने उसका, और उसके लिए ट्रेनिंग होगी तो बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग भी आपकी हो सकती है। देखिए इंटरेस्टेड लोग हैं जो इस चीज को सेटअप भी कर पाए। हाँ वो सर बताएंगे तो एक्सपोजर यूनिट के लिए फंड होता है और महाराष्ट्र में वो टाइप हमारे पास है, मेरे फ्रेंड ही है वो जो तुला वाइन का ओनर है, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको सही जगह और सही चीज की विजिट करा दी जाएगी और आपको सही चीज बता दी जाएगी, तब एटलीस्ट एक आधी सक्सेसफुल एंटरप्राइज उसमें से खड़ा हो तो हमारे को बहुत बड़ा कहते हैं एक सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हमने जो काम किया था वो आगे बढ़ गया। प्रोसेस है PMFME में लोन कैसे होता है, मैं एक बार उसका एक और डिटेल बता रहा हूँ। पहला है कि एप्लीकेंट अपने आप को रजिस्टर कर रहा है ऑनलाइन वेबसाइट पे, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो हमारा DRQ से कॉन्टेक्ट करता है, DRQ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फाइल को सबमिट करता है। फाइल सबमिट होने के बाद DRQ फोटोग्राफ खींचता है उसकी यूनिट पे जाके, जो कागज उनको अपलोड करने होते हैं, नए यूनिट को सिर्फ 4 कागज अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ का बैंकिंग ट्रांजेक्शन और एक जिस जगह पे आप उद्योग लगाएंगे उसका रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट या ओनरशिप एग्रीमेंट, रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री, कुछ भी चीजें उसका एक डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होता है। 4 डॉक्यूमेंट में सिर्फ नए एंटरप्राइज को लोन मिल जाता है। सेकंड बात उसके अंदर ये कि जैसे ये फॉर्म DRC सबमिट कर देता है फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट अपलोड करके, वो फॉर्म पहुंचता है DLC में। DLC है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अथॉरिटी जो होती है उसको फाइल को आगे करने की वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास होती है, जो कि जिला के जो मुख्य उद्यान अधिकारी हैं या जिला उद्यान अधिकारी जो है वो उसके फॉरवर्डिंग एजेंसी होते हैं। तो जैसे ही आपकी फाइल DRP सबमिट करता है वो फाइल ऑटोमेटिकली DLC के पास पहुंचती है, DLC उसको ऑनलाइन फॉरवर्ड करता है, वो DRP की कमेंट को एक्सेप्ट करेगा कि DRP ने सही लिखा है, एक्सेप्टेड, और वो फाइल ऑटोमेटिकली बैंक में चली जाती है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि इस फाइल में आपको कोई फाइल लेके बैंक पे नहीं जाना है, फाइल ऑटोमेटिकली बैंक के पास जाती है। हर बैंक का अपना लॉगिन आईडी है। इंडिया के अंदर जितने भी बैंक ब्रांचेस हैं, जो ऑफिशियल बैंक, इसमें सिर्फ 2 बैंक इंक्लूड नहीं है, एक तो एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक में नेशनल लेवल पे आप अपनी फाइल प्लीज एक्सिस बैंक अपनी बैंक का प्रेफरेंस मत दीजिए। इस स्कीम में 2 बैंक प्रेफरेंस मांगते हैं, वो क्लाइंट को देना होता है, तो उसमें आप 2 बैंक्स का नाम मत डालिए, एक तो एक्सिस बैंक क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है स्कीम में पार्टिसिपेट करने से, और सेकंड कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि अधिकतर गाँव में कोऑपरेटिव बैंक्स लोगों के खाते होते हैं तो लोग कोऑपरेटिव बैंक में अपना डालते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स RBI की गाइडलाइंस के अंदर में नहीं आते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स इस स्कीम के अभी तक घटक नहीं है।
कोऑपरेटिव बैंक इस स्कीम में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कीम के साथ मर्ज हो जाए, पर अभी तक वो क्रॉस नहीं हो पाया है। तो आप इन दो बैंक्स को छोड़ के ही अपनी दूसरा दीजिएगा, एक तो एक्सिस बैंक और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक। इसमें आप अपना एप्लीकेशन मत कीजिएगा, सिर्फ आपको बैंक का IFSC कोड डाल देना है, बाकी सब चीज अपने आप पिक कर लेगा सिस्टम। जितनी भी बैंक ब्रांचेस हैं सब उसके अंदर वो है। मान लीजिए आपने अपना एप्लीकेशन किया, DLC से फाइल पास हुई, मान लीजिए आपने यूको बैंक का अप्लाई किया था, तो यूको बैंक की जिस ब्रांच पर आपने अप्लाई किया था, ऑटोमेटिकली वो फाइल यूको बैंक तक पहुंच जाएगी विदिन अ सेकंड। जैसे ही यहाँ से क्लिक हुआ कि ओके, वो फाइल उसके अकाउंट में दिखने लग जाएगी। तो जब जैसे मान लो यूको बैंक की वित्ताल शाखा ने अगर वो फाइल को लॉगिन करना है, तो वो अपने PMFM में जैसे ही लॉगिन करेगा उसको शो करेगा कि मेरे पास ये फाइल आ गई है, और वो अपनी पूरी क्रेडिट, देखिए बैंक के ऊपर गवर्नमेंट कोई प्रेशर नहीं डालेगी कभी भी। बैंक इंडिपेंडेंट अपना क्रेडिट अप्रेजल करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा, और किसी भी बेसिस पे, चाहे वो क्या क्लाइंट फिट नहीं है लोन को लेने के लिए, प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, क्रेडिट रिपोर्ट खराब है, CIF जो भी खराब है, उस चीज के ऊपर बैंक रिजेक्ट कर सकता है। बैंक रिजेक्ट करने के पर एक कारण इसमें सरकार ने दिया है कि 10 लाख रुपए तक की यूनिट पे बैंक कोलेटरल मांगने के लिए अधिकार ही नहीं रखता है। 10 लाख तक का अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो बैंक आपसे कोलेटरल नहीं मांगेगा। सेकंड बात इसमें यह कि CGTMSE एक गारंटी मैकेनिज्म होता है, CGTMSE जो हर बैंक के साथ रिलेशन है उनका, उसका एक फीस होती है, ईयरली फीस। जैसे CGTMSE की फीस बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2% है या PNB के साथ 3.75% है, तो साल में आपको इतनी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी अगर आप कोलेटरल नहीं दे रहे हैं। अगर आप कोलेटरल दे देते हैं तो आपको ये फीस नहीं लगेगी। अगर आप कोलेटरल मतलब कुछ ठोस नहीं दे रहे हैं बैंक को, तो आपको ये फीस एक्स्ट्रा हर साल देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए आपका बैंक इंटरेस्ट आया 8.5%, ठीक है, और आपने PNB से लोन लिया है, PNB का अभी जो CGTMSE फीस है वो 3.75% है करंटली, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है लोन के ऊपर वो 8.5 प्लस 3.75, तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 12.25% पर ईयर। ये 3.75% आपको ईयरली एक बार में जमा करना पड़ता है। ये CGTMSE की गारंटी फीस है, क्योंकि आपने कोलेटरल नहीं दिया है। अगर आपने कोई जमीन का कागज आपके घर में पड़ा था जो कि वैलिड था, 143 में था, जिसकी वैल्यू बैंक कंसीडर करता है, वो कागज अगर आपने बैंक को दे दिया है तो बैंक वो CGTMSE फीस आपसे नहीं लेगा। तो इस तरह से आप अपने लोन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसा अभी सर ने बताया था, AIF एक कंपोनेंट है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जो कंपोनेंट्स AIF के अंदर कवर हो रहे हैं, अगर आप अपने लोन में बता रहे हैं कि मैं वेयर हाउस बना रहा हूँ, वेयर हाउस की कैपेसिटी 2000 टन है या 5000 टन है या 100 टन है या 200 टन है, अगर इस तरह के वेयर हाउस आप अपने उसको बना रहे हैं प्रीफैब स्ट्रक्चर्स में या कुछ मशीन्स लगा रहे हैं जो कि AIF के अंदर कवर होती है, तो AIF की स्कीम को आप अपर ओवर एंड अबव ले सकते हैं। इस स्कीम से तो आपको लोन मिल जाएगा, उस स्कीम से वो आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। मान लीजिए आपका लोन हो रहा था 8.5% पे और आपने AIF में उसकी एप्लीकेशन कर दी जो अप्रूव हो गई। अगर AIF से लोन अप्रूव हो गया तो आपको इंटरेस्ट 8.5 की जगह 5.5% मिलेगा। सर यहाँ पे हिल पॉलिसी चलती है उसमें 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है, क्या वो भी मिलेगा? इस स्कीम में अभी तक वो कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर आपकी लोकल बैंक उस चीज को कंसीडर कर रही है तो वो बैंक और आपके बीच का है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारा कोई से नहीं है। इंटरेस्ट रेट बैंक और क्लाइंट के बीच का है, वो हम उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। एक मिनट सर, मैं से लाभ ले चुका हूँ और मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। मुझे 7 साल हो गए सर ये काम करते हुए। तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे आई है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, अभी इसमें कई लोग नए होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि मतलब एट फर्स्ट हम लोग काम शुरू करते हैं तो आदमी घबराया हुआ होता है। कोई भी काम शुरू करता है तो उसमें बड़ा अमाउंट खर्च करने में डरता है। तो सर PMEGP में जैसे 50 लाख खर्च करते हैं, 25 लाख तक, तो 25 लाख किसी नए काम में इन्वेस्ट करने में कोई भी आदमी डरता है। तो शुरू में डर के मारे, और आधा बैंक वाले डरा देते हैं, बैंक वाले उसको इतना डरा देते हैं कि वो आधे से भी नीचे आ जाता है। तो सर वो मैं 20 लाख का लोन लेने का चाह रहा था, मैं मुश्किल से 5 लाख का लोन ले पाया। तो सर मैं ये कहना चाहता, और दूसरा जो इसमें खराबी क्या है कि मान लिया आदमी प्रोजेक्ट शुरू करता है, काम शुरू हो जाता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आगे मतलब उसको 4 साल बाद अनुभव हो जाता है, 2 साल बाद अनुभव हो जाता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम नहीं गवर्नमेंट का। एक प्रोग्राम था वो बंद कर दिया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एक लोन उसमें होता था,
तो आगे उसको बढ़ाने के लिए वो बंद कर दिया। अब वहाँ पे कोई एक दूसरा कोई प्रोजेक्ट वो दे रहे हैं, उसमें जमीन की रजिस्ट्री करानी है और उसके बाद फिर सारी मशीनरी नहीं लेनी, तब जाके काम शुरू होगा। तो मेरा कहना यह है कि सर जो PMBCP में जिन लोगों ने लोन लिए हैं उन लोगों को अपने काम को और आगे बढ़ाने की जो अनुभव हो गया है और आगे बढ़ रहा है काम, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या इसमें कोई स्थान है? हाँ, मैं जवाब दूंगा कि अगर मान लीजिए आपने पहले किसी योजना से लोन लिया हुआ है तो भी आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। बड़े बड़े स्तर पे जो स्तर पे आपका प्रोजेक्ट डिफाइन करेगा, पर अगर आपने पहले कोई सी भी स्कीम में लोन ले रखा है, क्योंकि इस स्कीम में आपको इक्विपमेंट और बिल्डिंग के ऊपर लोन मिलता है, तो आप अगर नया काम कुछ भी इसमें जोड़ रहे हैं, मैंने कहा जो एक्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो भी अपने एक्सपांशन के लिए इवन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो भी आपने 3 मशीन एक्स्ट्रा लेके आप जब अपना कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपको मशीन भी बढ़ानी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल अगर आपको बढ़ाना है, आपको प्रोसेसिंग बढ़ानी है तो आपको वर्किंग मशीन बढ़ानी है। आपने 4 मशीन बढ़ा दी और आपने वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप एक बार इस लोन के अंदर डील करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आसानी से इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। क्योंकि आपने मान लीजिए अगर हम पल्पिंग यूनिट लगा रहे हैं, मैंने पल्पर का साइज अभी 200 किलोग्राम पर आवर का था, मैंने तो 1000 किलोग्राम पर आवर पर कर दिया। 1 टन पर घंटे का अगर आपका पल्प प्रोडक्शन है तो आप सोचिए आपने अगर मशीन खरीद तो आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों कंपोनेंट को ये स्कीम बिल्कुल कहते हैं बैलेंस वे में कवर कर रही है। लाभ ले चुका है, हाँ, उनको भी ले सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम है सर ये जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे उत्तराखंड का बदनसीब है कि मतलब उत्तराखंड में पैकिंग इंडस्ट्रीज कहीं नहीं, टोटल हमें दिल्ली पे डिपेंड रहना पड़ता है। और बहुत मतलब वहाँ पे बल्क में हमको 10,000 20,000 की पैकिंग लेनी पड़ती है। तो वो मतलब मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो सर उसकी कॉस्ट बहुत आए हो, उसके जो प्लेट्स बनती हैं वो बहुत महंगी होती उनके सिलेंडर बहुत महंगे बनते हैं। ठीक है सर, ये इंडस्ट्री का नॉर्म है, इसको आप और मैं कोई भी नहीं बदल सकता। अगर मेरे को पैकेजिंग मटेरियल अपना क्वालिटी का छपवाना है, जैसे मैं अपनी ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, तो इनिशियली एक सिंपल सा सजेशन है, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड है इस चीज का, तो आप अपनी पैकेजिंग को जनरल पैकेजिंग में चालू कीजिए। अपने खुद के ब्रांड में लाने से पहले जनरल पैकेजिंग में चालू करके स्टिकर्स का यूज कीजिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पैकिंग लेके भी लेंगे, मान लीजिए मैंने अपने ब्रांड से कोई ब्रांड बनाया, उसकी पैकेजिंग छपवा भी ली, आपको कम से कम 220 किलोग्राम मटेरियल छपवाना पड़ेगा। नहीं, पहले मैं इसका छोटा सा जवाब दे दूं कि आप जब ब्रांडिंग छपवाते हैं, कोई भी पन्नी अगर आपने अपनी छपवा ली, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए, अगर आपको एक कलर का सिलेंडर जो होता है वो 7 से 8 हजार का बनता है। एक सिलेंडर अगर आपको पैकेजिंग में सिर्फ एक कलर डालना है तो 7,000 रुपए का एक सिलेंडर बनेगा, वो 1 टाइम कॉस्ट होती है। अगर 5-6 कलर में फूड सेफ्टी का लोगो अपने आप में 3 कलर का है, तो फूड सेफ्टी का लोगो अगर आप लगाएंगे 3 सिलेंडर आपके लग गए, तो आपको 24,000 को सिलेंडर कॉस्ट आ गया। और फिर आपने 70-80 हजार रुपए पैकेजिंग कॉस्ट लगे, तो 1.5 लाख रुपए आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। 25 से 30 हजार पैकेट आपके बनेंगे। और सेकंड बात, एक ही साइज के होंगे, आप उसमें हल्का सा भी बड़ा है छोटा नहीं कर सकते, तो पैकेट साइज एक होगा। फिर उसके बाद आपको उस पर डेट ऑफ पैकेजिंग, नेट वेट, MRP छापने के लिए मशीन चाहिए होती है, उसकी दिक्कत आपको आएगी। तो आप इसलिए स्टार्टिंग में प्लेन पन्नी लेके उसके पैकेट के ऊपर स्टिकर्स लगा के काम चालू कीजिए। जब आपके पास स्केल हो जाएगी, मेरे पास 1 लाख पैकेट साल के छपने हैं, तब आप प्रिंटेड पैकेजिंग पे जाइए। ये मैं सर खुद भुगता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वालिटी वाइज जो है हम लोग सुपर है। हमारा उत्तराखंड का जो भी रॉ मटेरियल है सर, हम वहीं पे मार खा रहे हैं। तो दिल्ली से कूड़ा भरा हुआ आता है सर पैकेटों में, और लेकिन उसका रैपर इतना चमकदार होता है कि हमारा जो असली माल पीछे हो जाता है वो आगे होता है। रैपर के साथ एडवर्टाइजमेंट दोनों चीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती होंगी। क्योंकि सर देखिए, मैं अभी आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम अपने स्टार्ट जो कर रहे हैं, जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो छोटे उद्यमी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी लोकल क्वालिटी और पैकेजिंग का क्वालिटी, देखिए पैकेजिंग क्वालिटी को चेंज करने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, सिर्फ आपको डेडिकेशन चाहिए होता है, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगाना होता है, उतना प्रीमियम आपको मिल भी जाता है मार्केट से। ऐसा नहीं, लोकल प्रोडक्ट्स को लोग प्रीमियम पे खरीदते हैं। एक कोका कोला की बोतल हम 10 रुपए में खरीदते हैं, और अगर एक नींबू शिकंजी आपको खड़े रहकर कोई पिला रहा है तो 30 रुपए में पीते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी के नाम पे हम पैसा देते हैं, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक और सवाल है, ये जो माइक्रो स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आप बात कर रहे हैं सर, इसका जो पैकेजिंग आप कह रहे हैं इतना हायर हम नहीं कर सकते, तो इसका लोकल जो हम पैकेजिंग करते हैं वो प्लास्टिक में होता है। प्लास्टिक में आप देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
प्लास्टिक में सरकार बैन लगाने जाएगी। आप कैसे पैकेजिंग करेंगे? उसका कोई विकल्प आपको देना चाहिए। देखिए, अगर आप जैम, जेली, स्क्वैशेस, पिकल्स, इन सब के लिए तो वैसे भी आपको प्लास्टिक अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर में देखते हैं तो प्लास्टिक जो होता है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट 2 महीने पड़ा रहेगा उस प्लास्टिक के जार में, तो वो प्लास्टिक की खुशबू प्रोडक्ट के अंदर भी आ जाती है। तो कभी भी जो प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन होता है उसके अंदर कैटेगरीज अलग अलग हैं, आपको प्रोडक्ट वाइज पैकेजिंग मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल है वो ग्लास है, पर क्योंकि उसकी हैंडलिंग मुश्किल होती है, आप जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें ब्रेकेज आता है, वेट हैवी हो जाता है, इसलिए हम कन्वीनियंस के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं। हम अपने कन्वीनियंस पे कॉस्ट नहीं, कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, पैकेजिंग मटेरियल इतना कॉस्टली नहीं है। अगर आप एक छोटी जैम की बोतल ले रहे हैं ना, जो 250 ग्राम जैम की बोतल आती है, वो सिर्फ 6 रुपए की आती है। सबके लिए मैं कह रहा हूँ सर, आप एफर्ट करेंगे, हम आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन देंगे चीजों के लिए, जहां आप बेस्ट चीज कर सकें, बेस्ट प्रोडक्ट आप मार्केट में निकाल सकें। प्राइस की बात कर रहा हूँ सर, अगर आप मैं कह रहा हूँ 500% है, नॉट 50%। हम लोग क्योंकि हल्दी की परचेजिंग आती है वो आप 80 से 120 के बीच में, ठीक है, हम लोग 400 रुपये किलो बेचते हैं रिटेल में, और होलसेल प्राइस भी हमारा 220 है। 100% मार्जिन तो फिर भी हो गया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 120 से लेके एमआरपी में मार्जिन कितना है। अगर आप 120 रुपए की हल्दी खरीदते हैं तो 60 रुपए की 100 ग्राम हल्दी है, 50 रुपए की 100 ग्राम हल्दी बाजार में मिलती है, ठीक है, 10 पैकेट उसके अंदर लगेंगे, जो भी 100 ग्राम की पैकिंग बाजार में मिलती है मेजर हल्दी की। तो मार्जिन स्पाइसेस में जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होते हैं। तो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट कभी मैटर नहीं करेगी, आपकी कॉस्ट जो मैटर करेगी वो मार्केटिंग कॉस्ट मैटर करेगी, आपकी रीच मैटर करेगी, क्योंकि उसका कंजम्पशन भी कम होता है। पैकेट 100 ग्राम का बिकेगा तो आपका माल कम उठेगा। तो आपको पैकेजिंग मटेरियल जो डिजाइन करना है वो उसकी इकोनॉमिक्स को देख के करना है, ना कि उसकी एक्चुअल चीजों को देख यूज करेंगे, आपको पता चलेगा कि रोटी बात खराब नहीं हाँ खराब होती है, बट उसकी रुई लगातार चेंज करनी पड़ती है, सफाई बहुत मांगती है। वो पर कैरेक्टर की मशीन और सर बड़ी मशीन भी आप करेंगे तो वो भी उसमें, क्योंकि उसकी इंक की क्वालिटी ऐसी होती है कि सूख जाती है, वो जो पट्टियां बनती है, तो लेजर लेबलिंग मशीन बोलते हैं इनको। लेजर लेबलिंग मशीन आएगी वो 3 लाख के आसपास, 3-3.5 लाख। टीओटी मशीन आएंगी वो तुम्हें 2-2.5 लाख की आएंगी। और अगर आप इंजेक्ट प्रिंटर लेंगे डोमिनोज से तो वो बिट वाइज आएंगे, अगर आप 2 सेंटीमीटर बिट ले रहे हैं, 4 सेंटीमीटर बिट ले रहे हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की कॉस्ट में इंजेक्ट प्रिंटर आपको मिलते हैं। इसीलिए इस मटेरियल का आपको चाहिए जब आप स्टोर है साल में लाख 2 लाख पैकेट आप बेच रहे हैं। और इसी जगह अगर आपका एक लेवल होता, आपकी प्लेन पैकिंग होती, आपने अगर बाजार में बाजार में देखा होगा कि प्लेन पैकिंग होती, पूरा पूरा स्टिकर कर देते हैं, सिंगल स्टिकर। तो सिंगल विलायक स्टिकर बहुत सुंदर क्वालिटी के बन जाते हैं। वो एक स्टिकर आपका 5 रुपए का पड़ेगा, उसी में आप बैच कोड वगैरह छपवा के बनवा लीजिए, लोकल प्रिंटर छाप देता है आपको। सर एक अंतिम सवाल है, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, पूरा उत्तराखंड में पूरा माल भरा हुआ है, मतलब यहाँ की घास भी वो बिकती है, बिल्कुल घास सब बिकती है, तो मतलब हमारे पास व्यापार के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सर मेडिकेटेड आइटम है सब, जैसे समेवा है और हमारी कई जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनको हम सुखा के मान लिया पैक करते हैं, तो मेडिकल के लिए उसमें डेवलपमेंट उसमें पड़ता है, तो उसके लिए क्या कौन सा लाइसेंस है? देखिए मेडिकल के 2 लाइसेंस बहुत जरूरी है मेडिकल में। या तो आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस ड्रग्स कमिश्नर का लाइसेंस होता है वो चाहिए आपको, और या फिर आपको आयुष मंत्रालय का लाइसेंस चाहिए, आयुष। इवन अगर आप देखेंगे कि च्यवनप्राश अगर बना रहा है, च्यवनप्राश आयुष मंत्रालय के अंदर में आता है, फूड सेफ्टी के अंदर में नहीं आता है। बाजार में च्यवनप्राश ओरिजिनल फॉर्म च्यवनप्राश की है, वो आयुष मंत्रालय का प्रोडक्ट है। तो आयुष लाइसेंस या ड्रग्स लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जो ड्रग्स कंट्रोल में मिलता है। अगर आप मेडिकल लाइसेंस में जा रहे हैं, और उसकी आपको टेस्टेड एनालिटिकल रिपोर्ट पहले सबमिट करनी पड़ेगी, जिसको अप्रूवल चाहिए। नहीं, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाता है लाइसेंस। बट आपको अगर कोई नई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको, जैसे फूड प्रोडक्ट्स में भी आपको प्रोप्राइटरी फूड का लाइसेंस मिलता है, कि अगर आप कोई चीज स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने जैम बनाया, जैम का क्राइटेरिया फूड सेफ्टी में है कि 35% पल्प होना चाहिए, 67 ब्रिक्स होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया से अलग हटके कुछ चीज बना रहे हैं जो कि उनके स्टैंडर्ड्स में नहीं है, तो आपको प्रोप्राइटरी फूड का लाइसेंस देना पड़ेगा, और लाइसेंस का पहला बैच बना के आपको उसकी क्वालिटी अप्रूवल फूड सेफ्टी ऑफिसर से करवानी पड़ेगी। एनएमजे टेस्ट लैब से उसका सर्टिफिकेशन लेके क्वालिटी का, और उसको आपको स्टैंडर्डाइज कराना पड़ेगा, तब जाके आप उस प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च कर सकते हैं। अदरवाइज उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आपको कल फूड सेफ्टी ऑफिसर बाजार में रेट कर सकता है। तो 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा है, और आपको सर्टिफाइड रिजल्ट देता है। इसके अलावा सर पैसे के अलावा टाइम टेकिंग प्रोसेस
हाँ? वो टाइम टेकिंग नहीं, वो टाइम तो लगेगा। एनएफएल देखिए, आप जब बैच भेजते हैं एज पर स्टैंडर्ड तो आपको हर लॉट की टेस्टिंग करानी है। एज पर स्टैंडर्ड आपको लॉट टेस्टिंग करानी है, पर आप ना भी कराएं, आपने अपने लेवल के ऊपर एक बार टेस्टिंग करा के अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट अपने पास रखिए, ताकि कभी फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके पास आता है तो आपके पास वो सारे लाइसेंसेज या सारे जो अप्रूवल्स है आपके पास हों। क्योंकि आप कोई भी फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देखिए जब आप कोई सिंगल प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे मान लीजिए आपका राजमा है, राजमा आप पैकिंग करके बेच रहे हैं तो आपको उसमें न्यूट्रिशन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आपको न्यूट्रिशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे ही आपने गेहूं से आटा बना दिया तब आपको न्यूट्रिशन लिखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देना है। 10 लाख में 1 लाख रुपए आपको कंट्रीब्यूट करना है। जैसे आप घर बनाते हैं तो 20% मार्जिन मनी रखते हैं, 80% का लोन मिलता है होम लोन, वैसे ही इस लोन में 10% मार्जिन मनी, 10 लाख में 1 लाख का आपको कंट्रीब्यूशन करना है। 35% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी मिलेगी, वो आपके लोन प्रोजेक्ट अमाउंट में मिल जाएगी। बैंक का जो एक्सपोजर है, बैंक को जो रिस्क है वो 55% है। सेकंड, इसके अंदर ये फायदा है, अभी तक जो लोन थे वो बैक एंडेड सब्सिडी थे, इसमें जो लोन है आपको डे 1 से आपको उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बैंक के पास सब्सिडी विद इन अ मंथ, जैसे ही आपका यहाँ से डिसबर्समेंट कंप्लीट हो जाता है, बैंक अपडेट करता है कि हमने डिसबर्समेंट कर दिया, कि हमारे पीएमएफपी पोर्टल पे अपडेट करता है कि पीएम हमारे तरफ से डिसबर्समेंट ओवर हो गया। मान लो आपने 35 लाख का लोन अप्रूव हुआ था, आपका 35 लाख उन्होंने डिसबर्स कर दिया आपको, तो बैंक अपडेट कर देगा कि हमने लोन डिसबर्स कर दिया। विद इन 15 डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी बैंक के अकाउंट में पहुंच जाएगी। और बैंक उसको मिरर अकाउंट में रखता है, इसलिए आपको उसका इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि बैंक को उसका इंटरेस्ट, बैंक का पैसा पहले ही आ गया। फ्रंट एंडेड है, कोई मतलब बैक एंडेड सब्सिडी नहीं है। तो इसमें जितना हमको लोन होगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। लोन में से भी जो आपका माइनस करने के बाद आपको इंटरेस्ट रिपेमेंट्स जो देना है वो सिर्फ आपको 55% कंपोनेंट के ऊपर ही देना है। और इसमें सर मार्केटिंग के लिए भी कुछ हेल्प है इसमें, जैसे मार्केटिंग में ट्रेनिंग्स करा सकते हैं, मार्केटिंग में आपको तरीके बता सकते हैं कि आप बोलेंगे हमको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना है, तो हम आपको बताते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, मार्केटिंग उस पर कैसे की जाती है, कौन कौन लोग हैं जो उसके प्रमोशंस में काम करते हैं, पर काम आपको करना है। कोई आपको मार्केट ला के नहीं दे सकता कि ठीक है आप बना दो हम यहाँ दुका देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे काफी लोग हैं जो एसएचजी से जुड़े हुए हैं, तो एसएचजी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस रखा है स्कीम के अंदर, एसएचजी को बहुत ज्यादा सेंट्रिक है। एसएचजी का जो कंसर्न ग्रुप है वो 3 तरीके से लोन ले सकता है। एसएचजी 3 तरीके से लोन ले सकता है। पहला तो वो इंडिविजुअल जो एसएचजी के घटक हैं, मान लीजिए एसएचजी में 15 महिलाएं हैं उसके अंदर, तो 15 महिलाएं इंडिविजुअल रूप में अपने तरह लोन ले सकती हैं। सेकंड, ग्रुप एज अ होल, कि मान लीजिए जय मां काली समूह है, वो समूह कुछ काम करना चाहता है, पूरा ग्रुप एज अ होल, तो वो एक लोन ले सकता है जिसपे कि 35% सब्सिडी मिलेगी। और खास बात यह है कि इसके अंदर प्राइमरी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं आप। जैसा मैंने पहले मना किया था कि इंडिविजुअल लोन्स के अंदर प्राइमरी प्रोसेसिंग अलाउड नहीं है, पर समूह के लोन में प्राइमरी प्रोसेसिंग भी अलाउड है। आप अगर चौलाई इकट्ठी कर रहे हैं, चौलाई इकट्ठी करके सॉर्टिंग रेडी करके उसको बेच रहे हैं आगे, ये एक्टिविटी भी अलाउ करता है पीएमएफएमई में। लोन प्रोसेस के अंदर भी सेम है, जैसे आप लॉगिन करके एप्लीकेशन में गए, वहाँ इंडिविजुअल की जगह आपको ग्रुप की एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, वो फाइल सीधी एनआरएलएम के पास चली जाएगी। एनआरएलएम ही इस फाइल को मॉनिटर करेंगे पूरी, और उसका जो ग्रुप एप्लीकेशन होगा वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से बन के ये फाइल फिजिकल ग्रुप में बैंक में प्रेजेंट होगी, जिसमें समूह एज अ ग्रुप, पूरा समूह एक लोन ले रहा है, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल की तरह ले सकता है, बट एक बार में एक ही लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लेडीज ने इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर दिया, वही ग्रुप वापस उसी लोन के लिए ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर एज अ ग्रुप कोई लोन लेना चाहता है तो वो इस तरह से लोन ले सकता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग भी कर सकता है। तीसरा जो कंपोनेंट इसके अंदर है वो प्रत्येक महिला को 40,000 रुपए सीड कैपिटल, जो कि एनआरएलएम के थ्रू मिला है। स्टेट नोडल एजेंसी जो एसएनए है वो ग्रांट देगा एनआरएलएम को, और एनआरएलएम फिर रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से ये लोन अपने एसएचजी मेंबर्स को प्रोवाइड कराएगा। अब ये एनआरएलएम का पर्व्यू है कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है या फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन देता है, कि एनआरएलएम का इंटरनल मैटर है। पर समूह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 40,000 रुपए प्रति महिला के दर से एक समूह में 10 महिलाओं तक, मतलब 4 लाख रुपए तक वर्किंग कैपिटल, सीड कैपिटल के रूप में लोन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको
कोई कहता है कि हमको चौलाई के लड्डू बनाने के लिए छोटा सा काम करना है, तो क्या चाहिए उसके लिए? कड़ावा चाहिए, भूनने के लिए चौलाई खरीदने के लिए पैसा चाहिए, गुड़ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, चीनी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, या पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, और या पैकिंग करने की मशीन चाहिए। ये मान छोटा सा काम है, उसके लिए आपने 40,000 रुपये लोन लिया, और आपका जो भी इंटरनल मैकेनिज्म है वो आपके सीआरपी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं उनको आपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरवर्ड करेंगे, उससे स्टेट तक आ जाएगा। स्टेट तक आने के बाद वो सारी लिस्ट हमसे शेयर करेंगे, हम उसकी स्क्रूटनी करके वापस उतनी जो मैचिंग ग्रांट होगी ग्रांट उतनी ग्रांट एनआरएल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब वो आगे अपने ग्रांट्स को यूज कर सकते हैं रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से। तो ये 3 तरीके से कोई एसएचजी मेंबर लोन ले सकता है। सीड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए एप्लीकेशन बहुत आनी चाहिए। सीड कैपिटल सबसे इजी वे में मिलने वाला कोई लोन है जो इस पूरी स्कीम के अंदर दिया जा रहा है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आपको अपना इंटरेस्ट रेज करके जो सिंपल सीआरपी आपके साथ हैं उनको अपना इंटेंट लेटर देना है, वो आके आपकी फाइल को फॉरवर्ड कर देंगे, ऑनलाइन उनकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है? नहीं, ये लोन सिर्फ एसएचजी वो भी जो रजिस्टर्ड एसएचजी है एसआरएल के अंडर में, एनआरएल के अंडर में, ये एनयूएलएम के अंडर में। एफपीओ के लिए मैं आपको दूसरी स्कीम बताऊंगा तो आपको ये स्कीम और मतलब और बड़ी स्कीम है इसकी। ये स्कीम सिर्फ एसएचजी के लिए, क्योंकि इनका स्केल जो है छोटे स्तर पे जो काम हो रहा है। एफपीओ क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, उनके लिए अलग स्तर की स्कीम है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप कह सकते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बोलते हैं इसको स्कीम की भाषा में। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जहाँ की आप जैसे आटा चक्की होती है ना, हम अपना गेहूं लेके जाते हैं, पिसवा के लाते हैं, उसको सर्विस चार्ज देते हैं। ऐसे ही आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर लूँ, एक छोटा सा उदाहरण कि मैंने जैम यूनिट लगा दिया या पल्पिंग यूनिट लगा दिया, क्योंकि यहाँ फ्रूट्स का बल्क में अवेलेबिलिटी है, मैंने कैनिंग यूनिट लगा दी। तो कोई भी अपना फ्रूट लेके आया, आपने उसको पूरा प्रोसेस करके कैन करके उसको हैंड ओवर कर दिया, और आपने उसके सर्विस चार्ज 50 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, जो भी आपका सर्विस चार्ज बनता है आपने उससे दे दिया। अगर आप इस तरह की कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, सिंगल लाइन हो, मल्टीपल लाइन हो, तो वो यूनिट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं प्राइवेट स्तर पर कि मैं यूनिट लगाऊंगा, और कॉमन फैसिलिटी है, बेसिकली इस फैसिलिटी को कोई भी यूज कर सकता है। मान लीजिए किसी क्लस्टर के अंदर बहुत ज्यादा पीच हो रहा है, उसको पीच की प्रोसेसिंग करनी, पल्प बना के डब्बे में पैक करके देना है कैन करके, तो आप ये बोले कि वो यूनिट है वहां पर जाएंगे तो उससे हमको कैनिंग करके वो दे देंगे पल्प की। तो इस तरह की यूनिट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको 35% सब्सिडी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये कि इसमें 10 लाख की जो सीलिंग थी वो खत्म। आप इसके अंदर कितने भी अमाउंट का प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए तक की यूनिट आप इसके अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ 10 लाख की छूट मिलेगी। अगर आप 3 करोड़ की यूनिट लगा रहे हैं तो आपको 1 करोड़ की छूट मिलेगी। और इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की रिपोर्ट बनाने के लिए आपको जो कंसर्न एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी वो आप खुद बाजार से पूछ सकते हैं या हमसे हेल्प मांग सकते हैं। उस कंसर्न पर्सन या एक्सपर्ट को रिपोर्ट बनाने के लिए 50,000 रुपीज तक का सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50,000 रुपीज तक अगर उस रिपोर्ट को बनाने में खर्चा आता है तो वो सरकार आपका व्यय करेगी। अगली स्कीम अभी देखो जो मैं बता रहा हूँ, इसकी स्कीम के अंदर अगला घटक है, उसमें वो स्कीम है। इसमें आप स्टोरेज का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इतना बड़ा काम करेंगे तो आपको स्टोरेज की जरूरत चाहिएगा। हमारे कोई भी यूनिट है, दूसरों का भी स्टोरेज हम कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। जैसे एक बंदा हमारे पास होता है कि मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, आप कॉमन स्टोरेज रख लो। इसमें कॉमन स्टोरेज भी शामिल है। ओके, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कॉमन स्टोरेज भी शामिल है। ठीक है, तभी इस घटना का आप देखेंगे, तभी इस योजना में आप इसका घटक देखेंगे तो 3 करोड़ तक की एलिजिबिलिटी दी है इसके अंदर। 3 करोड़ तक आप फंडिंग पे जा सकते हैं, 3 करोड़ तक का लोन इसमें एलिजिबल है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर की तो कोई यूनिट माइक्रो एंटरप्राइज में लगेगी नहीं। जो चल रहे हैं पहले से एस्टेब्लिश है, कोई नया काम कर रहा है, कोई अपने एक सिंगल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करना चाहता है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट, इसमें सरकार 50% सपोर्ट करती है। अभी जो आपकी सारी क्वेरीज थी उसको मैं दूर कर दूंगा। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट में 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज सपोर्टेड बाय द स्कीम। अब इसमें आप बोलेंगे मार्केटिंग ब्रांडिंग में क्या क्या चीज को सपोर्ट मिलेगा।
मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट किसी कंपनी के होता है पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग मटेरियल हमने आपको दिखाया था उसकी डिजाइन भी करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पैकेजिंग मटेरियल आप जाओ तो पैकेजिंग मटेरियल बन जाएगा। पहले आपको डिजाइनर के पास जाके अपनी डिजाइन, पहले अपना कंपनी का ब्रांड नेम, उसका लोगो, उसके ट्रेडमार्क्स वो सब कराने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लोगो को यूज कर पाएंगे। तो 50% सपोर्ट ब्रांड डेवलपमेंट, पैकेजिंग मटेरियल डेवलपमेंट एंड पैकेजिंग मटेरियल प्रोडक्शन। मान लीजिए आप 10 तरह के पैकेजिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, ये आपके पैकेजिंग मटेरियल हैं। एवरी पैकेजिंग मटेरियल को डिजाइन करने का एक खर्चा है और उसको प्रोडक्शन करने का भी एक खर्चा है। टोटल मिला के मानते हैं कि 10 लाख रुपए आपका खर्चा आ रहा है इसको प्रोड्यूस, एक बैच, फर्स्ट बैच प्रोड्यूस करने का। ये जो बैच आप अपना एस्टिमेट कर रहे हैं, 1 साल का प्रोडक्शन का एस्टिमेट कर रहे हैं, वो डीपीआर का पार्ट होगा। मैं 1 साल का मेरा प्रोडक्ट पाइपलाइन में 5-5 लाख प्रोड्यूस बनाऊंगा हर चीज का। तो उस तरह के एक ही यूनिट के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए, मान लीजिए जेली पाउडर है, आटा है, जूस है, कोई भी चीज है, उस एक प्रोडक्ट के लिए आपके जितने एसपीयू डेवलप होंगे, एसपीयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, जैसा मैंने बताया कि आधा किलो में, 1 किलो में, 100 ग्राम, 200, 500, 1 किलो और 5 किलो, आपके 5 तरह के प्रोड्यूस है आटे के। ठीक है, तो इस 5 तरह के प्रोडक्ट के लिए आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए जितने एसपीयू डेवलप होंगे उसकी जो कॉस्ट होगी, तो मान लो अगर 10 लाख आती है तो 50% उसकी कॉस्ट है, गवर्नमेंट बेयर करेगी, 50% आपको करना। पहला मेथड। दूसरा ये है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड करना पड़ता है। जब आप मार्केट में जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट रिटेल में जाएगा, B2B के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको रिटेल मार्केट के लिए यूजफुल है। जब आपको अपना प्रोडक्ट पहले से चल रहा है, मुझे रिटेल मार्केट में जाना है, अभी तक मैं किसी कंपनी के बना रहा था, अब मुझे बाजार में खुद ले जाना है। इस फॉर्म में सेकंड आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको जो खर्चा आता है, उस प्रोडक्ट खर्चे का 50% कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, रेगुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो सारी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा, फुल खर्चा जो डीपीआर बनेगा उसके अंदर ये कंपोनेंट आएगा कि जो ट्रेनिंग कंपोनेंट में जो खर्चा आ रहा है वो पूरा खर्चा सरकार देगी। फोर्थ कंपोनेंट इसके अंदर है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। एडवर्टीजमेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट जब तक नहीं बिकता जब तक आप उसका प्रचार न करें। तो एडवर्टीजमेंट की जितनी भी कॉस्ट है, मान लीजिए आपने एक प्लान दिया कि मैं पूरे साल में 40 ऐड निकालूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, 2 न्यूज़पेपर चैनल, 2 न्यूज चैनल में अपना ऐड करूंगा, जो भी कॉस्ट आती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एडवर्टीजमेंट के लिए, जब मैं अपने आर्टिकल छापूंगा, इस मैगजीन को इंटरव्यू दूंगा, जो कुछ करूंगा उसके जो कुछ प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी आ रही है उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी गवर्नमेंट। 50% आपने कहा जैसे अगर मैं वैन चलाऊंगा, वैन चलाने का जो कॉस्ट आता है पूरा साल भर का, 2 साल का, जितना आप एस्टिमेट करके दे रहे हैं हमको, उसका 50% कॉस्ट क्लियर करेगी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के माध्यम से। नहीं तो आप उसको डायरेक्ट खरीदने का, आपका रेगुलर का कॉस्ट डाल दीजिए, मेरा ये कॉस्ट है, इसको एडवर्टाइजमेंट में आपको ये दिखाना है कि आप पब्लिसिटी करने के लिए जा रहे हैं, आपकी वैन है, आप उसको उस कॉस्ट में इंक्लूड कर दीजिए। वो तो प्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होगा, पर फिर क्योंकि आप जब कोई चीज खरीदेंगे, वो चीज जब आप एसेट खरीद लेते हैं तो वो एक मॉडरेट वैल्यू हो जाती है। ये इंटेंजिबल वैल्यूज के लिए कि आपने रेंट देना है, रेगुलर में रेंट दे रहा हूँ किसी गाड़ी को चलाने की, वो क्योंकि सरकार ज्यादा इजीली आपको करेगी क्योंकि उसमें आपको किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है। एक एसेट आप क्रिएट करके पब्लिसिटी वैन चलाना वो एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है। अगर अभी तक सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये स्कीम एलिजिबल हुई है, चलता है या कुछ भी कॉस्ट? नहीं, कुछ भी तो नहीं चलेगा, तो डीओपी रेट पे, क्योंकि हाँ नहीं, फिर भी अगर मान लीजिए किसी चीज में प्राइवेट आदमी को डीओपी रेट नहीं मिलता है, ऐसा नहीं हर आदमी को डीओपी रेट के लिए एलिजिबल है, प्राइवेट कंपोनेंट्स डीओपी रेट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपके कंपोनेंट्स की जजमेंट होता है कि जजमेंट करने के बाद ये कॉस्ट आपने दी है फिजिबल है कि नहीं। एग्जैजरेटेड कॉस्ट अगर किसी चीज में दी है तो क्योंकि एसएलएसी भी बैठती है, स्टेट लेवल अप्रूवल कमेटी, जिसके हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी, तो सीनियर मोस्ट आईएएस इन स्टेट, वो उसके हेड है। तो एसएलएसी के अप्रूवल के बाद वो चीज आपको वो लोन मॉफ्टी में जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट लोन सैंक्शन करेगी, यहाँ से अप्रूवल होकर एसएलएसी से मॉफ्टी में जाएगा। इसकी डीपीआर बनेगी, इस डीपीआर को बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार से आपको मिल सकती है, सिर्फ डीपीआर प्रिपरेशन के।
क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी मिलकर बना पाएगी डीपीआर को, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट का बंदा भी चाहिएगा, इसमें आपको क्वालिटी हेड्स भी चाहिए जो क्वालिटी एक्सपर्ट हो, इसमें आपको मार्केटिंग के पर्सन भी चाहिए, बहुत तरह के पर्सन से एक्यूमुलेट करके इस रिपोर्ट को बनाया जाएगा। तो इसके लिए इसका 5 लाख रुपए तक का खर्चा अगर आता है इसमें, 5 लाख तक मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं 5 ही लाख है। अगर 2 लाख रुपए आ रहा है तो सरकार 2 लाख देगी, 5 लाख आ रहा है तो 5 लाख देगी। ये डिपेंड करता है जो आपकी एजेंसी जो है रिपोर्ट को बनाती है, वो आपको पहले पैनल करानी पड़ेगी एजेंसी, उसका अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ये फाइल आपकी आगे बढ़ेगी और सिर्फ उसी केस में वो अमाउंट उस एजेंसी को मिलेगा जिस केस में ये लोन सैंक्शन होता है। कोई भी अमाउंट जो हमारा सपोर्ट टीआरपी को या किसी भी चैनल पार्टनर को, चाहे सीए हो या कोई भी हो, उसको तभी वो सपोर्ट मिल पाएगा जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक लोन सैंक्शन कर देगा। अगर बैंक लोन सैंक्शन नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट से मिलने वाली कोई भी मदद किसी को भी नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आपके अगर कोई आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज चलानी है, लाइक रोड कैंपेन, नुक्कड़ नाटक, कुछ भी चीज आप करना चाह रहे हैं, आपको सारी चीजों के बारे में बताना है। एक और चीज जो इसके अंदर कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, टाई अप विद द रिटेल चेन। एक बिग बाजार का नाम सबने सुना है। अगर आप एक कंपनी जो नई लॉन्च कर रहे हैं, अभी आपको मार्केट में कोई नहीं जानता है, आप पतंजलि या पार्ले नहीं है, आपको अपना प्रोडक्ट बिग बाजार में रखना है। आप कोई बता सकता है कि एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, सिर्फ एक प्रोडक्ट को रखने का कितना पैसा लेता है बिग बाजार? सिर्फ नॉर्थ जोन में रखना है। नॉर्थ जोन में 120 स्टोर हैं, 120 स्टोर है अगर किसी कंपनी के, तो एक प्रोडक्ट को सिर्फ वहां रखने का, बिकेगा नहीं बिकेगा, पैसा कब रिटर्न होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, सिर्फ उस प्रोडक्ट को वहां डिस्प्ले करने का कितना पैसा लगता है। एक प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने आटे के 2 पैकेट है, 1 किलो का और 5 किलो का, तो 1 किलो के अलग से लेगा और 5 किलो के अलग से लेगा, इसको बोलते हैं लिस्टिंग चार्जेस। क्योंकि मॉडर्न रिटेल का जमाना है, बिग बाजार में फुटफॉल बहुत होता है, हर कंपनी चाहती है कि मेरा प्रेजेंस रिलायंस आउटलेट में हो या बिग बाजार में हो या बिग बास्केट पे हो, तो मेरी प्रेजेंस वहां पे रखने के लिए एक कंपनी कितना पैसा लेती है एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए? 50,000 से लेकर 5 लाख तक का पैसा मांग सकते हैं। नेगोशिएशन होते हैं, उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नेगोशिएशन पर मिनिमम 50,000 से कम तो कोई नहीं लेगा। बहुत अच्छा आपका नेगोशिएटिंग स्किल्स है, आपका बैकअप अच्छा है, तो पीछे पॉलिटिकल पावर है तो बात अलग है। बट नॉर्मली जो नया ब्रांड होता है उससे बड़े रिटेल चेन 50,000 से लेकर 5 लाख तक कुछ भी नेगोशिएशन हो सकता है। तो इस स्कीम में सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका नेगोशिएशन वहां हुआ है रिटर्न में, आपको किसी कंपनी ने कहा कि हम एक प्रोडक्ट लिस्ट करने का 2 लाख रुपए लेंगे, तो उस कंपोनेंट का भी 50%, क्योंकि वो वन टाइम फीस होती है, उसका 50% भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो जो डीपीआर बनेगा उसका घटक में एक होगा टाई अप विद रिटेल सेल्स। ये स्पेशल कंपोनेंट दिया है रिटेल सेल्स का, क्योंकि मॉडर्न जमाना यही है। इवन आप अमेज़न पे भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसको लिस्टिंग के बाद उसको ऊपर लाने के लिए, अगर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं नॉर्मली बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, और जब आप खुद ही चेक करेंगे मेरा प्रोडक्ट क्या है, तो 100 कंपनी आपसे ऊपर आएंगी किसी भी फील्ड में, इवन अनरिलेटेड प्रोडक्ट आएंगे। आपने डाला कि पीच का जैम बना दिया, पीच का जैम बना के आपने लिस्ट कर दिया अमेज़न पे, आपके रिव्यूज दिए हैं, आपने प्रमोशन नहीं चलाया उसके ऊपर। अगर आपने प्रमोशन नहीं चलाया, आप खुद जाकर देखेंगे एप्पल जैम ऊपर दिखा देगा, मिक्स फ्रूट दिखा देगा, आपका पीच जैम 100 के बाद नीचे दिखेगा, क्योंकि हर कंपनी की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, वो आपको लिस्ट करने के लिए, ऊपर लाने के लिए कुछ पैसा चार्ज करती है। वो सारे कंपोनेंट्स विद एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ आप इस स्कीम में डाल सकते हैं, इसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, और पूरी रिपोर्ट का कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ट्रेनिंग पार्ट में फुल कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी सब इस कंपोनेंट्स में 50% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता विकास, तो 2 तरह के हमारे इसमें क्लाइंट्स होते हैं। एक हमारे वो क्लाइंट्स हैं जो कि हमसे लोन ले चुके हैं, जिसको हम सीरियस क्लाइंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे साथ लोन लेके जुड़ चुके हैं। उन क्लाइंट्स को कैटेगरी 2 में रखा गया है। वो क्लाइंट्स का 48 आवर्स का कंपलसरी ट्रेनिंग है। जो भी एंटरप्रेन्योर हमसे लोन लेगा उसको 48 आवर्स की कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स से साइन होकर आएगा। ठीक है, बहुत ही वैलिड सर्टिफिकेट होगा, वो आपको फ्यूचर में काफी हेल्प भी करेगा अगर आपको कोई काम करना है। सेकंड केस हमारा ये है, जो हमारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने हमसे अभी एप्लीकेशन करके लोन नहीं लिया है, पर वो चाहते हैं सर अगर हमको थोड़ा बहुत आप इस चीज में सीख लें तो शायद हम ये काम कर सकें, तो उसमें वर्ड शायद जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं कि आपने उस कंपनी में ट्रेनिंग ली आप वो काम करें, पर ये हो सकता है कि आप अगर ट्रेनिंग ले लें तो वो काम कर लें। तो इस उम्मीद पे भारत सरकार ने एक दूसरा स्कीम भी लॉन्च की है,
जिसमें टाइप 1 क्लाइंट्स, जिसके अंदर 24 आवर्स की ट्रेनिंग है, जिसमें आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग डोमिनेंट है, जिसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट के टॉपिक पे। तो अगर आप मान लीजिए लोन लेने के इच्छुक हैं लेकिन मैं इस काम को जानता नहीं हूँ और मैं लोन लेना चाह के काम करूंगा, तो भी आप अपना नाम जिला कार्यालय में पंजीकृत करा सकते हैं और बाकायदा अपना इंटरेस्ट जरूर लिखिए उसके अंदर क्या क्या करना चाह रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी मत दीजिएगा इसमें कि ओपन एंडेड हो कि सर मुझे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करनी है। ऐसा कोई कंपोनेंट हमारे पास नहीं है जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करेंगे। हम आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करा सकते हैं, जनरलाइज ट्रेनिंग नहीं होगी। सेकंड चीज है, मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मेरे 12% जीएसटी रेट पे 100 रुपीज में अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बिल कर रहा हूं तो मैं क्लाइंट को कितने रुपए में बिल कर रहा हूं? मैंने किसी क्लाइंट को 100 रुपए में बिल किया, उसमें 12% जीएसटी इंक्लूडिंग था, तो मेरा प्राइस क्या किया मैंने? 89 रुपीज समथिंग। पॉइंट क्या होता है कि हम कैलकुलेशन तो हमेशा मार खा जाते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि हमारे सारे बिल्स जो होंगे वो जीएसटी बिल्स होंगे। और मैं जीएसटी लेने के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप स्केल पे आगे बढ़ेंगे, कोई भी रिटेल चेन के साथ अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो वो आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगेगी, क्योंकि आप हो सकता है छोटे स्तर पर हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 20 लाख से नीचे जिसका टर्नओवर है उसको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है, जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है प्रोडक्ट इंडस्ट्री में उसको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर मान लो मैं 20 लाख से नीचे का टर्नओवर पर मैं अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट पुट कर रहा हूँ, अमेजोन का टर्नओवर तो 20 लाख से ज्यादा है, उसको तो जीएसटी बढ़ना है। अगर मैं जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं रखूंगा तो अमेजोन मेरा प्रोडक्ट कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली जो दूसरे बड़े चैनल्स हैं वो आपको जीएसटी में सर्टिफिकेट में कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपको बहुत जगह प्रेजेंस दिलाने के लिए भी काफी होता है कि आप जीएसटी में हैं, इसका मतलब सीरियस है, आप अपने काम के प्रति ज्यादा सीरियस है, ये आपको शो करता है कि आपका जीएसटी है। सेकंड बात, जीएसटी एक बहुत सिंपल चीज है जो कि हर तरह से आपको इजीली फिट हो जाता है। अगर आपने 100 रुपए की चीज पर 5% जीएसटी दिया है, आगे वाले को जीएसटी का इनपुट आपको वापस मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इनपुट नहीं मिलते हैं बेचने वाले को। अगर बेचने वाले को उसका इनपुट नहीं मिलेगा तो उसकी प्राइस आपको हायर साइड पर रखनी पड़ेगी बेचने के लिए, तब जाके आपका वो, क्योंकि जो सामने बेच रहा है, मैंने तो बिल किया है उसको जीएसटी नहीं है, पर सामने रिटेल चेन वाला बेच रहा है उसको तो जीएसटी देना है 12%। 150 रुपए का अगर मैंने कुछ एमआरपी रखा है तो 12% जीएसटी कम हो गया, 132 रुपए मिला बेचने वाले को। जो मार्जिन मैंने 50% ऑफर किया था उसको वो घट के 32% ले गया। मैंने 100 पे बिल किया, उसने 150 बेचा, मेरे पास तो जीएसटी नहीं है, मैं तो पूरा 100 रुपए रख लिया, और सामने वाले ने 150 बेचा, उसने 18% 12% को जीएसटी देना था, 18 रुपए उसकी गवर्नमेंट ने ले लिया, उसका मार्जिन घट के 32 रुपए रहेगा। अब वो कितने में बेचेगा, उसको आपको 170 रुपए में देना पड़ेगा, तब जाकर उसका जीएसटी मैनेज हो पाएगा। तो आपका 20 रुपए जो है वो फायदा किसी को भी नहीं मिला। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो आपको प्रॉफिट पहले ही रियलाइज हो जाता है। तो इसीलिए सारे सर्टिफिकेट्स लेके प्रॉपर्ली अगर आपको स्केल अप करके काम करना है तो आप इस स्कीम से जुड़े, और स्कीम से जुड़ के स्कीम का जितना ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स स्कीम के बता दिए, जिस भी कंपोनेंट से आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल स्पेसिफिकली उस कंपोनेंट को हाईलाइट करके हमको बताइए। बाकी सारी चीजों का देख रेख हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, पीएमयू की तरफ से आपका सारा चीजों का टेकन केयर होगा, आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद। डेयरी का भी चलता है और ब्लैकबेरी का भी चलता है, मशरूम का भी चलता है, तो मैं किसमें लोन में अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आप करना क्या चाहते हैं, आप डेयरी में क्या करना चाहते हैं, मशरूम में क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सर एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, 9,90,000 का लोन मेरा था 2017 में, ये डेयरी के से था। तो उसमें क्या है कि अगर हम एक सिंपल से पानी की अगर बोतल लेते हैं तो वो भी 20 रुपये की 1 लीटर आती है, और जो आंचल डेयरी वाले हैं ये हमारा दूध लेते हैं 18 रुपये लीटर, 18 रुपये लीटर लेते हैं। कहीं ना कहीं काश्तकार की कमर टूटने वाली कहानी हो जाती है। दूसरा तो उनका दूसरा स्टेप है कि जानवर आप बाहर से लाएंगे, तो बाहर से जब हम लाते हैं प्योर पहाड़ में तो उनको क्लाइमेट सूट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे कमर टूट जाती है, तो इसलिए हमको संभालने के लिए जो अभी करंट कंडीशन है उसको संभालने के लिए हमको एक दूसरा बैकअप किए, जैसे कि हमने आज तक किताबों में पढ़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है,
और पशु इसके अतिरिक्त आए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे एक तो ये है, दूसरा हमको बैकअप में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम किस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखिए डेयरी प्रोसेसिंग की लोन में आप जा सकते हैं कि आपको अगर डेयरी के प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करनी है, आप पनीर बना दीजिए, पनीर को वैक्यूम पैकिंग कर दीजिए, ग्राइंडिंग करके भेज दीजिए। पनीर की वैक्यूम पैकिंग मशीन मात्र 70,000 रुपीज की आती है। वैक्यूम पैकेजिंग मशीन बहुत बड़ा पेन नहीं है, मात्र 70,000 रुपये में आपको वैक्यूम पैकिंग मशीन मिल जाती है। ठीक है, पनीर बनाने के आपको सिर्फ बॉइलिंग केटल चाहिए या बॉयलर लगा के बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। छोटे लेवल पे काम करना है तो भट्टी लगा के आप छोटा सा रोटेटिंग केटल लगा के काम चालू कर सकते हैं। बाकी कुछ पाड़ने का है तो आपको पता ही है सिंपल, बाकी आप हाइड्रोलिक प्रेस लेके पनीर को प्रॉपर प्रेस करके उसके मॉइस्चर वगैरह सब रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पैकेजिंग में जा सकते हैं उसकी। कहने का तात्पर्य है मतलब एक डेयरी के लिए ही कर सकते हैं। नहीं, आप मशरूम की आप 7-7 किलो में करिए, तो आपको प्रोसेसिंग क्या करनी है, मशरूम की पैकेजिंग करनी है या अचार बनाना है, कुछ भी करना है, आपको प्रोसेस करके आप जो भी काम करेंगे, आप मशरूम का छोटा लाइन लगा दीजिए, डेयरी का लगा दीजिए, साथ में फ्रूट्स का लगा दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडिविजुअल कैटेगरी में आप इसलिए एप्लीकेशन कर दीजिए, मशीन हम आपको सजेस्ट भी कर देंगे। आप बस बताइए आपको करना है, जैसे आप बताइए आपको मशरूम का पिकलिंग करना है, अचार बनाना है, तो अचार बनाएंगे तो बॉटल करेंगे, बॉटल बनेंगे तो उसको सील करना पड़ेगा, लेबल लगाना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, तो वो सारी मशीन हम आपको सजेस्ट कर देंगे। सेकेंडली, आपको मिल्क में अगर प्रोसेसिंग करनी है, मिल्क प्रोसेसिंग मशीन आपको जो मैंने आपको कुछ बता दी, कुछ आपको और बता दी जाएगी। तो हर तरह से आप आगे इसमें काम कर सकते हैं। कोई भी चीज में आपको आगे बढ़ना आइडिया आप लीजिए, हेल्प हम कर देंगे। ठीक है, एक साथ ले सकते हैं, अलग अलग लेनी पड़ेगी, जितने भी टाइप है ना सर, एक बार में कोई सी एक योजना। अच्छा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ नहीं ले सकती है। एक कोई भी इंडिविजुअल है, मैं अगर हूँ तो मैं अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में मैंने लोन ले लिया तो मैं ग्रुप में नहीं ले सकता। ना वो नहीं बोल रहा हूँ, ये जब घटक है ना 4, एक आदमी उनको अप्लाई कर सकता है। हाँ, कोई भी आदमी एक किसी एक घटक को अप्लाई कर सकता है। एक ही को एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, चारों नहीं एक खुद आपको एक स्कीम में तो लेंगे, आपको मशीन लेनी है, या तो आप इंडिविजुअल कैटेगरी में मशीन ले लोगे या उसमें ले लोगे। मार्केटिंग ब्रांडिंग में मशीन सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर में लोगे, मशीन तो आपकी एक ही है ना। देखिए, जो बिल्स होता है, लोन जो होगा उसका एक भी पैसा आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ वर्किंग कैपिटल आपके पास आएगा। लोन का सारा पैसा थर्ड पार्टी पेमेंट होगा, कोई भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। बैंक आपके वेंडर को, जो आपका सप्लायर होगा मशीन का, उसको पेमेंट करेगी। थर्ड पार्टी पेमेंट होने वाला है, पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपके पास तो मशीन आएगी। इसके रजिस्टर्ड वेंडर है, चाहे किसी वेंडर से परचेज कर सकते ठीक है, प्राइवेट लोन से आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी क्वालिटी की मशीन, इसमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है कि जो टेंडर में आ रखा है उसी का है। आप जो क्वालिटी का इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं इम्पोर्ट करो तो आप इम्पोर्ट कर लीजिए। हैं। अभी एक मशीन भी आने शुरू हो गई है। बहुत टाइम से आप, मैं कह रहा हूँ, देखिए बिजनेस के अंदर कोई गवर्नमेंट लोन गवर्नमेंट से सब्सिडी दे रहे हैं। आप चाहते हैं बेकरी का लोन 80,000 का भी आता है, बेकरी का लोन 5 लाख का भी आता है। अब आप 5 लाख का लेंगे तो 1.5 लाख की छूट हम दे देंगे, 3.5 लाख आपको चुकाना है। आपकी कैपेसिटी डिफाइन करेगी कि आपको क्या चीज लेनी है। हम आपको कहीं बातें नहीं करेंगे गवर्नमेंट ने टेंडर कर दिया, ये 3 कंपनियां इनसे लेना है, ये नहीं है इसके अंदर। आप ओपन मार्केट से, इवन आपको लगता है कि मैं इटालियन में लेना चाहता हूँ, मैं जर्मन में लेना चाहता हूँ, मैं इंपोर्टेड अमेरिकन इक्विपमेंट लेना चाहता हूँ, आप वो ले लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर, एक ही प्रोजेक्ट के अंडर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे मशरूम भी है, पशुपालन भी है। आप लगाना चाहें, आप मशरूम लाइन लगाइए, कोल्ड ड्रिंक लाइन लगाइए, हनी लाइन लगाइए, 4 लाइन आप अकेले लगाना चाहते लगाइए। इवन आप आटा प्रोसेसिंग लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाली कोई बात नहीं है, इसमें हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब कवर्ड है। इवन आपका अगर आप पल्प बना रहे हैं, ब्रांच का पल्प है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ब्रांच माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आता है, तो ब्रांच का कलेक्शन करके आप पल्प बना रहे हैं, तो वो भी इस इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ट्रेनिंग्स हैं, वो कहाँ से प्रोवाइड होंगे, उसकी जानकारी कौन देगा? मैंने आपको दोनों चीज बताई कि अगर आप कैटेगरी 1 क्लाइंट हैं, जिसमें आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, अभी आपने लोन नहीं लिया है, आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, तो आपके जिले में ट्रेनिंग 15 लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे उस चीज में, तो हम जिला स्तर पर ट्रेनिंग कराएंगे। तो फूड प्रोसेसिंग की रेगुलर ट्रेनिंग है। देखिए, कोई चीज़ कोई रेगुलर बना रहा है, वो मार्केट में बूम नहीं कर पाती, क्योंकि वो रेगुलर सब लोग बना रहे होते हैं। बूम वही करता है जो स्पेशल होता है, तो इसके लिए ट्रेनिंग से स्पेशल चीज़ स्पेशल बनाने के लिए बता रहे हैं, स्पेशल इनोवेशन कोई सिखाता नहीं।
आपको रेगुलर चीज को सिखा सकता है। इसमें इनोवेशन के बाद स्टैंडर्डाइजेशन सिखाया जा सकता है। इनोवेशन आपके अपने होंगे, कोई भी चीज में इनोवेशन आपको नहीं सिखा सकता। आपको रेगुलर, जैसे मैं जैम बना रहा हूँ, ठीक है, जैम के प्रोसेस में आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं मुझे जैम में सिनेमन डालना है, वो आपकी सोच है, उस पर स्टैंडर्डाइज कैसे करना है वो हम बता सकते हैं, बट इनोवेशन आपको लानी पड़ती। इनोवेशन कोई नहीं सिखा सकता दुनिया में। कौन से नहीं, टाइप 1 टाइप 2 आप लोन लेने के बाद की, लोन लेने से पहले की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टेड हैं या लोन ले चुके हैं? इंटरेस्टेड हैं टाइप में। आप हमारे जो लोकल जो ऑफिस है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, आप एक जो एप्लीकेंट चाहते हैं उसके अंदर अपना नाम और उससे इंटरेस्ट किस फील्ड में है, बिल्कुल स्पेसिफिक कि मुझे एप्पल प्रोसेसिंग में करना है, फ्रूट प्रोसेसिंग में करना है, तो नाम लिख के देना कि फ्रूट प्रोसेसिंग। बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको देना है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत स्पेसिफिक होंगी। कुछ भी वो आपका चॉइस। डिहाइड्रेशन एक अच्छा टॉपिक छेड़ा है। हम हमेशा जूस और फल की बात करते हैं। आपके, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, पर 12 साल से उत्तराखंड में हूँ और यहाँ के हर तरह के फूड एस्पेक्ट्स को मैंने देखा है। तो पुराने जमाने में यहाँ पे सुक्से करके चलते थे, हर चीज के सुक्से बनते थे, वो ऑलमोस्ट ब्लॉक रेसिपीज हो गई है। शायद किसी घर में बन रही हो तो बात है, पर बाजार में आपको कहीं वो सुक्सा नहीं मिलेगा। तो ड्राइड वेजिटेबल्स, जिसमें आपका कद्दू, मूला और ये करेला, ये जो ड्राइड वेजिटेबल्स का कंसेप्ट है, इसको आप रिवाइव कर सकते हैं। ये सजेशन है, ये कोई वो नहीं है, एक सिर्फ सजेशन है। अगर आप ड्राइड वेजिटेबल जो पुराने तरीके से घरों पे छतों पे ड्राइड होती थी, उसी को थोड़ा मैकेनाइज करके, सोलर ड्रायर पे ड्राइंग करके और उसकी पैकेजिंग करके आप बाजार में निकाल सकते हैं। 2-3 रेसिपी अच्छी पुरानी लोगों से सजेस्ट करके। तो ये भी बहुत अच्छा अपकमिंग बिजनेस है। रेडी टू कुक फूड, इसको बोलेंगे RTC है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये स्वरोजगार से जुड़ी स्कीम है। सेकंड बात, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आपको जब लेनी पड़ती है जब अपने एम्प्लॉइज ज्यादा रखते हैं। कमर्शियल बिजली कनेक्शन आपको तब लेना पड़ता है। वैसे भी अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो आपका कमर्शियल कनेक्शन अपने आप चला जाएगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आपको लेनी पड़ेगी, कमर्शियल बिल आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जहाँ अपनी एंटरप्राइज चलाएंगे वहाँ, अगर आप बहुत छोटा एंटरप्राइज चला रहे हैं जिसमें आप अकेले या 1-2 आदमी आपके साथ करके कर रहे हैं, तो आपको कमर्शियल बिल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो इंटीरियर में जाते हैं, जैसे हमारे पास एक प्लांट पेपर बना है स्टेशन के पास, 180 वोल्टेज आती है हमारे पास, तो आप कोई भी मशीन चला ही नहीं सकते उसके अंदर। अब ये चीजें देखिए, हम टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ 3 फेज की मशीन आप लिया है और पहाड़ में सिंगल फेज चल रहा है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर 180 आता है तो वो बिजली विभाग से कंप्लेंट कीजिए कि वो 220 दे कम से कम, उसको फूड्स वाले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मशीन के लिए स्टेबलाइजर लगवा के काम करना पड़ेगा। आप देखिए उसके सॉल्यूशन हम यहाँ खड़े होकर तो नहीं बता सकते, तो बनाने में यही हेल्प करेंगे सबसे ज्यादा। तो आप इसका नंबर भी नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 999-0862-817। ऑफिस में इंडिपेंडेंट होते हैं आप, ये तो ऑफिस में संपर्क करेंगे तो अपने आप। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच, नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।